हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस जो है एनसीईआरटी का इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पीआरटी में भी 6 to 8 में 9, 10 ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमारा 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के। तो हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसके पहला जो लेक्चर हम लोग लिए थे उसमें हमने तत्व को पढ़ा था। तत्व हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इसको हम 2 टाइप में बांटते हैं, धातु और अधातु। मिश्रण के बारे में पढ़ा, यौगिक के बारे में हम लोग पढ़े। तत्व होते हैं ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, ये तत्व होते हैं। ठीक है, अभी तक 118 तत्वों का ज्ञात हुआ है। तो याद रखे रहिएगा टोटल कितने तत्व अभी तक मिले हैं, 118 तत्व। चलिए फिर हम आगे देखते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम देखते हैं। तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। जैसे क्या हुआ कि 118 तत्व मान लीजिए मिल गए, उनको हम कहाँ रखें, किस जगह रखें, उनका एक स्थान निश्चित होना चाहिए, जिससे उनको पढ़ाने में आसानी हो, उनको पढ़ने में आसानी हो। जो अगर मान लीजिए जिसके गुण एक टाइप के हों, उनको हम एक ही ग्रुप में रखें, जिससे क्या है कि अगर हम एक ग्रुप का एक तत्व पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी तत्व जिससे भी उसका गुण मैच होता है वो मिल जाए। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा जो पहला आया था डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत आया था। तो ये भी याद रखे रहिएगा। डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत में क्या दिया गया है, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्व समूह प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिन्हें त्रिक कहा जाता है। तो याद रखिए क्या कहा गया है, परमाणु भार के अनुसार अगर हम क्रमवार लगाएं तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया है। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। ठीक है, अगर समझ में आया इसको, चलिए यहाँ से देखिए समझ में आ गया क्या क्या देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ठीक है, इनका परमाणु भार कितना होता है, देखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो इसका परमाणु भार 40.1 होता है। स्ट्रांसियम का 87.6 परमाणु भार है। बेरियम का 137.3 है। ठीक है, क्या कहा गया है त्रिक सिद्धांत में कि इन दोनों का जो माध्य होता है इसके बराबर होता है। तो अगर हम इसको देखें 137 + 40 को अगर हम जोड़ें, इसके बाद 40 को बटे 2 करें तो ये किसके बराबर होगा, 87.6 के। ठीक है, इसको आप जोड़ के देख लीजिए, 7 हो गया, 7 हो गया और 1 हो गया, 177/2। ठीक है, अब इसमें हम 177/2 को अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/16, 8, फिर 1 बचेगा, 2/8 16, लगभग में वही। तो देखिए लगभग में ये कितना आ रहा है, 87.6। इतना समझ में आ गया। सीमाएं देख लेते हैं। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। याद रखे रहिएगा, जिस समय ये डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत आया था उस समय ज्ञात तत्वों में कितने लोगों का केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। ठीक है, डोबेराइनर त्रिक कौन कौन सा था ये याद रखे रहिएगा। तो लिथियम, उसका सोडियम, पोटेशियम, क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आता भी है कि इसमें से कौन सा त्रिक सिद्धांत है। एक कोई अलग से दे देगा तो आप लोग याद रखे रहिएगा क्या क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या याद हो गया, हमको तीनों त्रिक याद हो गया। तो ये तीनों त्रिक याद रखे रहिएगा कि कौन कौन से तीनों त्रिक है। ठीक है, ये देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, फिर अब उसके बाद कौन सा आया नियम, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आया। तो पहले कौन आया था, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत आया था, फिर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आया था। क्योंकि देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि न्यूलैंड का सिद्धांत किसने दिया था या फिर अष्टक सिद्धांत किसने दिया था। तो न्यूलैंड्स ने दिया था। इसको किस नाम से जाना जाता है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या रूल है। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के साथ समान थे। ठीक है, जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तत्व हैं। तो इसने क्या बताया कि अगर हम इनको किस क्रम में रखें, परमाणु भार के अगर हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित रूप से रखें अगर इनको, ठीक है, तो क्या होगा, प्रत्येक 8वां तत्व के गुण पहले तत्व के समान, जो मतलब जो इसका गुण होगा ये इसके पहले गुण के समान होगा। तो 8वां तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के गुण के समान होगा। ये न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत था, याद रखे रहिएगा। आगे हम देखते हैं इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई थी तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया है।
लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान होते हैं। उदाहरण इसका क्या मिला, लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान होते हैं। सीमाएं इसकी क्या थी, यह केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते हैं। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुण में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया गया। अब देखिए इसको रखने का जो तरीका है, वो जो सुर होता है गाने का, सा रे गा मा पा धा नी, तो स से क्या देखिए ये रखा गया। तो इसमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, फिर ऐसे देखिए इसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन, फिर उसके बाद यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, ठीक है, फिर सल्फर। तो मतलब ये ऐसे ही एक लाइन में देखिए रखा गया। समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं मेंडलीव की, उसके बाद कौन सा आया, मेंडलीव की आवर्त सारणी आई। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ड्रोबेनाइलर का त्रिक सिद्धांत पढ़े, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़े, मेंडलीव की आवर्त सारणी देखते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या कहा, इसको याद रखे रहेगा, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी, याद रखे रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। ऊर्ध्वाधर स्तंभ किसको कहा जाता है, ये जो खड़ी लाइनें होती हैं। क्षैतिज पंक्तियां कितनी थी, 7 थी, तो इसको क्षैतिज पंक्ति जो ऐसे रहता है इसको क्षैतिज पंक्ति कहा जाता है। तो याद रखिए रहेगा 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे और 6 क्या थी, 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें आवर्त कहा जाता था। तो याद रखिए रहेगा ऊर्ध्वाधर को स्तंभ और जो क्षैतिज थी उनको आवर्त कहा जाता था। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां जो थी क्या था, इसको देख लीजिए। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए थे इसमें, तो इनका क्या था गुण, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी इसकी उपलब्धियां ये थी कि अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए थे, जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम के लिए। समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया था। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था, ठीक है। इसकी सीमाएं ये हुई, सीमाएं याद रख लीजिए कि क्या क्या सीमाएं थी। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं होना। जो इनका मेंडलीव का जो आवर्त सारणी आया था इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं था। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम था, मतलब जैसे ये क्या था कि इसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन उसके बढ़ते क्रम में लिखना था, बट इनका कोई अनुचित क्रम नहीं था। ये इनकी सीमाएं थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी देखिए यहाँ पे दिया गया है। एक मिनट आप लोग को मेंडलीव की आवर्त सारणी हम दिखा देते। फिर देखिए यहाँ से एक मिनट, ये देखिए ये जो है ऐसे देख लीजिए, ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। यहाँ से आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो देखिए ये पूरा यहाँ से ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी, जिसमें 8 आवर्त हैं तथा 7 इसकी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो अभी आज चल रहा है आजकल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखे रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म इसमें माना गया। देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, जितने हमने बताया, न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया, फिर उसके बाद ड्रोबेनाइलर का त्रिक सिद्धांत बताया, उसके बाद हमने पढ़ा मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी। इसमें सब क्या था, सब में जो दिया था परमाणु द्रव्यमान को फोकस किया गया था, परंतु जो ये आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु संख्या पर आधारित थी, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या थे, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। तो हमको यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखे रहेगा। यहाँ पे क्या दिया गया, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा। ये किसके होता है, ये याद रखे रहेगा परमाणु संख्या के, और इसके पहले सब क्या था, परमाणु द्रव्यमान के। तो यहाँ यही आधुनिक आवर्त सारणी में यही एक अलग है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे धातु, उपधातु, अधातु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समूह संख्या दिया गया है, यहाँ से देखिए 1 से 18 तक देखिए यहाँ पे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे ये आवर्तों की संख्या दिया गया है, फिर यहाँ पे देखिए 7 क्षैतिज रेखाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम यहाँ पे दिया गया, फिर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। तो देखिए ये ऐसे दिया गया है, ये है इसकी समूह संख्याएं हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं धातु और अधातुओं से अलग करते हैं। चलिए हम धातुओं और अधातुओं को इसमें पढ़ लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, हम फिगर आप लोग को अच्छे से दिखा दे रहे हैं कलरफुल में। यहाँ पे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी कलरफुल में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए।
देखिए ये तत्वों की आवर्त सारणी है। यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम पूरा अच्छे से दिया गया है। ये है आधुनिक आवर्त सारणी। इसके बारे में आगे हम और डीप में पढ़ेंगे, अभी आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये है तत्वों की आवर्त सारणी। ओके, आगे हम देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं तो परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। अभी हमने बताया था ऐसे ऐसे जो लाइनें खड़ी थी, ये 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो अभी हमने आप लोग को बता दिया कि जो ऐसे 7 क्षैतिज पंक्तियां दिया गया है इनको आवर्त कहा जाता है। जो 18 खड़ी लाइनें हैं इनको क्या कहा जाता है? याद दे रहिएगा, इसको समूह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से इतना तैयार हो गया। आगे देखते हैं। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। हमने जैसे क्या कोष हम लोग पढ़े थे, K-L-M-N कोष होते हैं। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी आवर्त है उसमें पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। उदाहरण जैसे लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है। देखिए जैसे 2,1 है, 2,2 है, 2,3 है, 2,4, 2,5। तो इसमें क्या है? KL कोष, 2 कोष इसमें पूरे हैं, ठीक है। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब समूह किसको कहा जाता है? अभी हमने बताया जो खड़ी लाइनें वाले हैं ये समूह कहा जाता है। इन समूह में सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारा पहला लाइन था हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है। तो इसको देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु देखिए ये, फिर लिथियम का देखिए 2,1, नाइट्रोजन का 2, 8,1। तो क्या होता है, जो भी समूह होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। फिर सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। तो एक चीज़ याद रखी रहेगा, अगर हम समूह में क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहे हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है। अगर मान लीजिए ये समूह है, इसमें अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जा रहे हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या हम बता सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि आवर्तों में तत्वों की संख्या कितनी है, ठीक है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा निरूपित किया जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निरूपित किया जाता है? तो 2n² द्वारा निरूपित किया जाता है, जहाँ n दिए गए कोष की संख्या होता है। जैसे देखिए K कोष में अगर हम करें तो K कोष हमारा n बराबर क्या होता है? पहला कोष। देखिए ऐसे ये कोष बढ़ता चला जाता है, KLMN कोष ऐसे बढ़ता है। तो K पहला कोष है, L दूसरा कोष है, N तीसरा है, चौथा है। तो अगर हम पूछे कि K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे 2n² में। देखिए यहाँ पे रखा गया है n = पहला कोष है तो 2n², 2 प्रथम आवर्त में 2 तत्व होंगे। L में अगर हम देखें तो n बराबर 2 रखें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व, ठीक है। समझ में आ गया? ये ऐसे ही करने का 2n² द्वारा ये निरूपित किया जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तथा तत्व निर्मित आबंध के प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। अब हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है। तो यहाँ से हम देखते हैं संयोजकता का। तो परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर या नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटती है। तो हमको यहाँ से संयोजकता के बारे में क्या समझ में आया कि कोई भी आवर्त सारणी है, अगर हम क्या करें, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? संयोजकता समान होगा, संयोजकता में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन तो अगर हम बाएं से दाएं अगर इधर बढ़ रहे हैं तो पहले संयोजकता 4 तक बढ़ेगा, उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। संयोजकता क्या होता है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे अगर हम सोडियम का देखें, यहाँ पे देखिए सोडियम दिया गया है Na, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना हो जाएगा? 2, 8, 8, 2, 10, 1, 11। तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे आप कोई भी तत्व का आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पे सल्फर का दिया गया है, इसका हम देखते हैं तो सल्फर का कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। तो इसका हम चलिए देखें तो 1s2 वैसे ही कर देते हैं, 2, 8, उसके बाद कितना हो जाएगा? 6।
16 का हमको निकालना है। तो देखिए, या फिर देखिए अगर ये 4 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 8 में से 8 में से वो चीज़ घटा देते हैं। अगर देखिए अगर 4 से ज़्यादा संयोजकता आ रहा है, 4 तक होता है, अगर 4 से ज़्यादा 5 आ जा रहा है तो उसको हम 8 से घटा के निकालते हैं। तो 8 में से 6 जाएगा 2, तो कितना संयोजकता इसका हो जाएगा 2। समझ में आ गया निकालें। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 का हमको निकालना है। तो कितना हो जाएगा 2 का मान 8 का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि इसकी संयोजकता तो 7 नहीं होगा। अगर देखिए अगर ये 4 से ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे। तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा संयोजकता। इतना समझ में आ गया। परमाणु साइज हम देखते हैं क्या होता है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की जो दूरी होती है वही परमाणु का साइज होता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ठीक है, और इसमें जितने ही कोश तक जाएगा, यहाँ से जो भी दूरी होगी वही परमाणु का साइज कहलाएगा। अब बाह्यतम कोश से जितनी, तो बाह्यतम कोश ये है, इससे जितनी भी दूरी होगी वही इसका परमाणु साइज कहलाता है। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। इतना याद रखे रहिएगा। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं, अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। याद रखिएगा। जैसे सोडियम का कितना होता है 186 होता है, मैग्नीशियम का 160, एल्यूमिनियम का 143, सिलिकॉन का 118। तो ये त्रिज्या इसकी घटती जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। समूह से ऊपर से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, ये बढ़ेगा क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी भी बढ़ जाती है। तो ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पे घटता है। याद रखे रहिएगा। धात्विक गुण, धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो होती है उसी को धात्विक गुण कहा जाता है। धात्वीय आवर्त सारणी में बाएं तरफ है। याद रखे रहिएगा। मान लीजिए देखिए ये आवर्त सारणी लगभग में ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो जो धातुएं आवर्त सारणी में ये लगभग में इधर बाईं तरफ है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण, जैसे जैसे हम इधर जाते हैं धात्विक गुण कम होता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। याद रखिए रहेगा। धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु जो होते हैं वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। याद रखिए रहेगा। समूह में अगर हम ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। ये चीज़ याद रखिए रहिएगा। तत्वों के अगर हम क्या देख रहे हैं, धात्विक गुण, तो अगर हम बाएं से दाएं जा रहे, इधर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धात्विक गुण क्या होगा, कम होगा, और अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। याद रखिए रहिएगा। आगे हम देखते हैं अधात्विक गुणधर्म में देखते हैं। तो अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। तो अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करते हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में बाईं ओर पाई जाती हैं, दाईं ओर पाई जाती हैं। देखिए ये आवर्त सारणी ऐसे ही कुछ बना हुआ है। तो जो अधातुएं पाई जाती हैं इधर इस वाले एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या होता है, प्रवृत्ति इसमें बढ़ जाती है। समूह से ऊपर नीचे आने पर आधात्विक गुण कम हो जाता है। देखिए धातु गुण अगर बढ़ रहा है तो आधात्विक गुण कम होगा क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। जो नाभिकीय आवेश का प्रभाव होता है वह कम होता है जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता इसमें कम हो जाती है। अब देखते हैं, अगर आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु है अर्धधातुएं पाई जाती हैं, ये भी याद रखे रहिएगा। मान लीजिए अभी हमने बताया कि आवर्त सारणी ऐसे ही बना हुआ है, तो ये जो मध्य का क्षेत्र होता है यहाँ पे क्या अर्धधातुएं पाई जाती हैं या फिर इसी को उपधातु कहा जाता है। ये कुछ गुण क्या होते हैं, धातुएं के होते हैं तथा इसमें कुछ गुण अधातुएं के होते हैं। धातु क्या होते हैं, ऑक्साइड जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये जब हम अभी इसके पहले वाले चैप्टर में जब हम धातु और अधातु पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से दिया गया, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए गुण दिया गया है, परमाणु साइज का, धात्विक गुण का, सब एक साथ यहाँ पे कर दिया गया। आवर्त में परिवर्तन क्या होता है, कारण क्या होता है, समूह में परिवर्तन देखते हैं और उसके बाद कारण देखते हैं। ठीक है, देखिए परमाणु साइज कम होता है, आवर्त में क्या होता है परिवर्तन, परमाणु साइज कम होता है। आवर्त में बताएं जो ऐसे होता है इसको आवर्त कहा जाता है। तो आवर्त में परमाणु साइज क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, कारण क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है जिससे नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी घटती है। इसको समझ में आया। जैसे देखिए नाभिक है, ये नाभिक का क्या होता है,
अब ये जो प्रभावी आपकी आवेश क्या बढ़ता है, बढ़ जाता है। तो इससे इधर ये खिंचाव इसमें होता है, जिससे क्या होता है, सिकुड़ता है, जिससे क्या होता है, आवर्त सारणी में परमाणु की साइज अगर हम देखें तो आवर्त सारणी में बढ़ने पर परमाणु साइज कम होता है। समूह में परिवर्तन हम देखें तो बढ़ता है। इसका कारण क्या है, नए कोषों के जुड़ने के कारण बाहरी कोष तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं धात्विक गुण में क्या होता है, आवर्त में क्या होता है, धात्विक गुण कम हो जाता है। अगर हम आवर्त में भी बताए हैं, बाएं से दाएं जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं तो धात्विक गुण कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ने के कारण संयोजन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। ये लोग इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें क्या होता है, प्रभावी नाभ की आवेश जब बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी वजह से क्या धात्विक गुण कम हो जाता है। अगर हम समूह में जाएं, ये वाला समूह वाला लाइन है, अगर समूह में जाएं तो बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें प्रभावी नाभ की आवेश कम हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोषों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये जो परमाणु होता है इसका इस पे जो होता है पकड़ कम होता जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है और इसी वजह से इसका धात्विक गुण बढ़ता जाता है। अधात्विक गुण हमने बताया कि ये अगर हम देखें आवर्त में तो बढ़ता जाता है और इसमें अगर हम समूह में देखें तो कम होता जाता है। यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये अध्याय 6 है, जैव प्रक्रम। ये थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट आ गया तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग उसको पढ़े हैं, आवर्त सारणी पढ़े हैं, तो फिर बायोलॉजी का पार्ट पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो फिर आप लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।